गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय संघ में केंद्र राज्य विधायी संबंधों को समझने का प्रयास किया था। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संघ में केंद्र राज्य वित्तीय संबंध, सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन। हम जानते हैं भारत में संघीय शासन व्यवस्था है, केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का जो है विभाजन किया गया है और केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन जो है वो केवल विधायी और प्रशासनिक ही नहीं किया गया है, बल्कि वित्तीय जो स्रोत हैं उनका भी विभाजन किया गया है। और वित्तीय स्रोत के विभाजन को लेकर राज्यों के बीच मतभेद और तनाव जो है उत्पन्न होना वो भी स्वाभाविक है। और ये समस्या उतनी ही पुरानी है जितनी कि संघात्मक शासन प्रणाली। और विश्व के जो अधिकांश राष्ट्र जहाँ पे संघीय शासन व्यवस्था है वहाँ पे इन संबंधों के बीच में तनाव देखने को मिलता है। यदि हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में संवैधानिक प्रावधान देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझें, तो केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के जो साधन हैं उनके जो विभाजन है उसके आधारभूत सिद्धांत हैं कार्यक्षमता, पर्याप्तता तथा उपयुक्तता। यानी जो वित्तीय संबंधों का विभाजन किया गया है उसमें जो भी राज्य है और केंद्र है उनके बीच में उनकी कार्यक्षमता, साधनों की पर्याप्तता और उपयुक्तता को लेकर इनका विभाजन किया गया है। इन तीनों उद्देश्यों की एक साथ प्राप्ति करना अत्यंत कठिन थी, इसलिए भारतीय संविधान में समझौते की चेष्टा की गई और संविधान द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध जो है उनका जो निरूपण है वो निम्न प्रकार से किया गया। सबसे पहला है कर निर्धारण, शक्ति का विभाजन और करों से प्राप्त आय का विभाजन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें वित्तीय जो प्रावधान है उसकी दो विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो संघ और राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और दूसरा करों से प्राप्त आय का जो है वो बंटवारा होता है। संघ जो है उसके जो राजस्व जो होता है, जो उसको रेवेन्यू मिलता है, उसके सोर्स जो हैं वो है निगम कर, सीमा शुल्क, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि संपत्ति शुल्क, विदेशी ऋण, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। तो जो राज्य हैं उनके जो राजस्व का स्रोत है, जो रेवेन्यू का सोर्स है वो है प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, भूमि व भवनों पर कर, बिजली के उपयोग विक्रय पर कर, वाहनों पर चुंगी कर आदि। संघ जो है उसके द्वारा आरोपित और संग्रहित जो शुल्क हैं उनके उदाहरण हैं बिल विनिमय, हुंडियाँ, चेक आदि। और जो राज्य द्वारा जो संग्रहित कर है उनके कृषि भूमि के अतिरिक्त संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क। इस तरह से केंद्र और राज्य के बीच में करों का निर्धारण, शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय जो है उसका विभाजन किया गया है। दूसरा जो है वो है सहायता अनुदान एवं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र और राज्यों को 4 तरह के सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पटसन व उससे बने वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होगा वो अनुदान के रूप में जो जूट पैदा करने वाले राज्य हैं उनको दे दिया जाता है। बाढ़, भूकंप, सूखाग्रस्त पीड़ित जो राज्य की सहायता के लिए केंद्रीय सरकार राज्य को जो है सब्सिडी दे सकती है। जो जनजाति ट्राइबल्स एरिया है उनको विशेष अनुदान दिया जा सकता है। और यदि कोई राज्य आर्थिक कठिनाई में है तो उससे उबारने के लिए भी केंद्र के द्वारा राज्य को वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऋण लेने संबंधी उपबंध। संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि पर साख पर देशवासियों और विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त भी जो है वो लगा सकती है। करों से विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर तब तक कर नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई प्रावधान ना कर दे। इंडियन गवर्नमेंट और रेलवे द्वारा प्रयोग में आने जाने वाली बिजली संसद की अनुमति के अभाव में राज्य पर किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। भारत में नेक्स्ट जो है वो है भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा नियंत्रण। भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय विधानमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है और भारत सरकार और राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने का ढंग और उसकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है।
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद जो है वो राज्य की आय पर अपना नियंत्रण रख सकती है। और नेक्स्ट जो है वो है वित्तीय संकट काल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। वित्तीय संकट काल की घोषणा होने की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान और संघ के करों की आय में भाग बंटाने से संबंधित है। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्य को निर्देश भी दे सकती है। अंत में एन.पी. पाइली जो है उनके शब्दों में हम अगर केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों को समझने का प्रयास करें तो वह कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में राज्य के पास सीमित साधन है और अपनी अधिकांश विकास योजनाओं के लिए उन्हें केंद्र की सहायता की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्हें केंद्र का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ता है और कभी कभी केंद्र के आदेशों के आगे झुकना भी पड़ता है। अगर हम केंद्र राज्य के बीच में वित्तीय योजनाओं से लेकर अगर तनाव के क्षेत्र देखें, एरियाज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स देखें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स में, तो हम देखते हैं कि 1967 के जो फोर्थ आम चुनाव थे उसके बाद केंद्र और राज्य के बीच में निम्न जो वित्तीय व योजनाएं लेकर जो बीच में इनमें विवाद उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था। वर्तमान में वित्त आयोग और योजना आयोग द्वारा वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित व्यवस्था से अधिकांश राष्ट्र जो हैं वो संतुष्ट नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का प्रधान भाग जो है वो केंद्रीय कोष में जाता है और जो राज्यों के आय के स्रोत जो हैं वो बहुत ही कम रखे गए हैं। और जहाँ पे केंद्र सरकार उनको राज्यों को अधिक मदद देती है जहाँ पर उनके दलों की सरकार है या प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री के अच्छे संबंध हैं, तो ये जो वित्तीय साधन के वितरण को लेकर भी केंद्र और राज्य के बीच में तनाव पाया जाता है। राज्यों की ऋणग्रस्तता। पिछले 60 वर्षों में राज्य लगभग धीरे धीरे वित्तीय साधनों के लिए केंद्र पर निर्भर होते चले गए हैं और 5 दशकों में राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि होती रही है, जिससे भी दोनों के बीच में तनाव जो है वो होता रहता है। वित्त आयोग की भूमिका। आलोचना का विषय यह है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग सिफारिश पर होता है, बाकी 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र के बाहर है। तो बंटवारा जो है वो मनमाने ढंग से होता है, चाहे योजना आयोग द्वारा ही क्यों ना किया जाए। आर्थिक आयोजन के संबंध में योजना आयोग की भूमिका को लेकर जो प्लानिंग कमीशन है उसकी जो रोल है उसको लेकर भी केंद्र राज्यों के बीच में विवाद होता रहता है। राज्यों को शिकायत रहती है कि योजना आयोग जो है उनकी शक्तियों का आघात पहुंचाया है और केंद्र सरकार और योजना आयोग जो है वो राज्यों की शक्तियां और आय के स्रोत जो है उनको कम करने में लगे हुए हैं। अंतर्राज्यीय व्यापार। संविधान के अनुसार अंतर्राज्यीय व्यापार के नियमन की शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय और राज्य हितों और राज्य विशेष के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं। इस तरह केंद्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य नाराज़ होते हैं और केंद्र राज्य के बीच में मतभेद जो है वो उत्पन्न होते हैं। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव जो है वो उत्पन्न करते हैं। अगर हम इन केंद्र राज्य के जो वित्तीय संबंध हैं उनकी अगर हम अध्ययन के बाद हम ये स्पष्ट कह सकते हैं कि संबंध जो है चाहे वो विधायी हो, चाहे प्रशासनिक हो, चाहे वित्तीय हो, समस्त व्यवस्था में केंद्र सरकार को राज्य पर नियंत्रण की स्थिति प्रदान की गई है, लेकिन फिर भी राज्य जो है वो केंद्रीय सरकार की इकाई मात्र नहीं है। दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे की सहायता से जो योजना है उनको क्रियान्वित करते हैं और केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध जो है वो उससे यही आशा की जा सकती है कि केंद्र और राज्य आपस में सहयोग से कार्य करेंगे और केंद्र और राज्यों की समस्त व्यवस्था संविधान की इसी भावना के आधार पर लागू की जानी चाहिए। थैंक यू सो मच।